ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, ना लाग लपेट ना खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ शीरी। शुरुआत कर लेते हैं उन खबरों के साथ जिन्हें आगे आप विस्तार से देखने वाले हैं। देखिए, पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय का नया नाम होगा सेवा तीर्थ, जबकि राजभवनों के नाम लोक भवन होंगे। सरकार इस पर बोली कि ये कदम सत्ता से सेवा की ओर ले जाएंगे। इधर विपक्ष के हंगामे के बाद चुनाव सुधार पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। लोकसभा में मंगलवार को इस पर बहस हो सकती है। सोमवार को वंदे मातरम पर चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। संचार साथी ऐप के मुद्दे पर तकरार तेज हो गई है। विपक्ष ने बताया जासूसी का हथियार। केंद्र सरकार ने कहा जब चाहें ऐप को डिलीट कर सकते हैं। और पाकिस्तान में लंबे संग्राम के बाद इमरान खान की बहन को मिलने की इजाजत मिल गई है। भाई से मिलने आदियाला जेल के अंदर गई बहन उज़्मा नियाजी। इस पर आपको जानकारी देंगे। तो तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बिजनौर की, जहां बाइक और कार की आमने सामने से भीषण टक्कर हो गई और इस हादसे में बाइक पर सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से एक की मौत हो गई है। हादसा शनिवार को हुआ था, जिसका सीसीटीवी अब सामने आया। कार और बाइक में भीषण टक्कर हो गई। बाइक अपने तय रूट से आ रही थी, लेकिन शायद कार वाला गलत लेन में कार लेकर आया और उसी से ये हादसा हो गया। कार की टक्कर में बाइक सवार तीनों युवक कई फीट ऊपर उछलकर नीचे गिर गए। टक्कर इतनी भयानक थी कि कार का अगला हिस्सा बर्बाद हो गया, जबकि बाइक का पुर्जा पुर्जा बिखर गया। हादसे के बाद कार ड्राइवर घायलों को अस्पताल ले जाने के बजाय कार छोड़कर भाग गया। हादसे में बाइक पर बैठे इंटर कॉलेज के क्लर्क की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाप बेटे गंभीर तौर पर घायल हैं। बाइक वालों ने भी अगर सावधानी बरती होती तो हादसा टल सकता था। सड़क पर चलिए तो बहुत सावधानी से, क्योंकि जीवन अनमोल है। केरल में बाइक वाले की गलती से कार हादसे का शिकार हो गई। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। एक्सीडेंट की तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। कोई इसे इत्तेफाक तो कोई इसे चमत्कार कह रहा है। एक्सीडेंट ऐसा जिसे देखकर कलेजा कांप उठे। अचानक धूम धड़ाम से माहौल की शांति भंग हो गई। किनारे खड़ी स्कूटी सड़क पर बिखर गई। हादसे के बाद हर किसी की आंख खुली की खुली रह गई, क्योंकि इतने भीषण एक्सीडेंट के बावजूद वहां खड़ा हर शख्स बाल बाल बच गया। वहां खड़ी महिलाएं, पुरुष और वहां से गुजर रहा बाइक वाला, 1 सेकंड के आधे हिस्से के अंतर से सब सुरक्षित बच गए। हादसे के पीछे साफ तौर पर बाइक सवार की गलती दिख रही है, लेकिन कार वाले ने उसी बाइक वाले को बचाने के लिए कार दाईं तरफ मोड़ी थी। इससे कार का बैलेंस बिगड़ा और यह हादसा हो गया। इधर अमेरिका के अटलांटा में एक पेट्रोल पंप पर मामूली कहासुनी के बीच अचानक से दनादन गोलियां चलने लग गई। सरेआम हुई इस फायरिंग का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। वीडियो में लाल जैकेट पहने एक शख्स ने ऑटोमेटिक राइफल से हवा में गोली चलाई, जिसके बाद दूसरे पक्ष के एक शख्स ने पिस्तौल से फायरिंग कर। पिस्तौल से निकली गोली कार के दरवाजे का कांच तोड़ते हुए लाल जैकेट पहने शख्स को लग गई। फायरिंग के कुछ सेकंड पहले के वीडियो में 2 युवक एक दूसरे से झगड़ते दिखाई दिए। इसके बाद काली जैकेट पहने शख्स ने लाल जैकेट वाले शख्स को खींचकर अपनी कार में ले जाने की कोशिश की। तभी उसका साथी कार से बाहर निकला और राइफल तान कर उसे छोड़ने को कहा। इसके बाद दोनों गुटों में कुछ कहासुनी हुई, जिसके बाद लाल जैकेट वाले शख्स ने हवाई फायरिंग कर दूसरी गैंग को डराने की कोशिश की। जवाब में सामने वाले बदमाश ने पिस्तौल निकाली और गोली दाग दी। इस फायरिंग में एक शख्स घायल हुआ है और जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच पुराना झगड़ा चल रहा था, जिसने पेट्रोल पंप पर खूनी रुख अख्तियार कर लिया। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का अनोखा अंदाज चर्चा का विषय बन गया है। मीणा ने शिकायत लेकर पहुंची एक महिला की हथेली पर ही लिखकर आदेश जारी कर दिया। और उनका ये अनूठा अंदाज सोशल मीडिया में वायरल हो गया।
कोई भी गौशाला के लिए कार्य को नहीं रोकेगा। दरअसल मंत्री किरोड़ी लाल मीणा चाय की चुस्की लेने एक दुकान पर पहुंचे। मंत्री जी को देख कुछ लोग अपनी समस्याओं को लेकर वहां पहुंचे और अपनी समस्याएं बताने लगे। उनमें दौसा से आई एक महिला भी शामिल थी, जो गौशाला के काम में रुकावट डालने की शिकायत लेकर पहुंची थी। धरती में समा जाऊंगी सर, देख लो। लेकिन वो महिला आवेदन पत्र नहीं लाई थी, जिसके बाद किरोड़ी लाल मीणा ने उसके हाथ पर ही आदेश लिख डाला। कोई भी गौशाला के लिए कार्य को नहीं रोकेगा। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। इतना ही नहीं, किरोड़ी लाल मीणा ने 4 दिसंबर को दौसा आने का भरोसा भी दिया। मंत्री के इतना लिखते ही महिला के चेहरे की रौनक देखते ही बन रही थी। यूपी की राजधानी लखनऊ में नो पार्किंग जोन से बाइक उठाने पर जंग छिड़ गई। अमीनाबाद रोड पर जमकर मारपीट हो गई, जिसका वीडियो सामने आया। इस वीडियो में एक शख्स ट्रैक्टर पर बैठे निगम कर्मचारी पर ताबड़तोड़ बेल्ट से हमला करता दिखाई दिया। अब बारी थी निगम कर्मचारियों की। उन्होंने भी पलटवार करते हुए सामने वाले शख्स को सड़क पर ही गिरा दिया और फिर जमकर कूटा। इससे पहले बाइक उठाने पर युवक और निगम कर्मचारियों के बीच विवाद हो गया, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर मामले को शांत करा दिया। मामला तब बिगड़ गया जब उस युवक ने बेल्ट निकालकर उन पर हमला शुरू कर दिया। बीच सड़क पर उनके बीच काफी देर तक मारपीट होती रही। बाद में लोगों ने बड़ी मुश्किल से उन्हें अलग किया। गुजरात के भावनगर में तैनात एक मेडिकल ऑफिसर इस वक्त सुर्खियों में है और चर्चा की वजह उनकी हाइट है। कद छोटा होने की वजह से मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने एडमिशन देने से इनकार कर दिया था, लेकिन डॉक्टर बनने की जिद के आगे हर मुश्किल ने दम तोड़ दिया। डॉक्टर गणेश अपनी जंग जीत गए। भावनगर के ट्रॉमा सेंटर में मरीजों की जांच कर मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन लिखते गणेश बैरैया कई मुश्किलों को पार कर भारत के पहले बौने डॉक्टर बने हैं। कम हाइट इनके सपनों के रास्ते में आ गई थी। नीट यूजी की एग्जाम 2018 में दी और एमबीबीएस में एडमिशन के लिए अप्लाई किया, तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने मुझे मेरी डिसेबिलिटी की वजह से रिजेक्ट किया गया। डॉक्टर गणेश की लंबाई सिर्फ 3 फीट है और वजन 20 किलोग्राम। इसलिए गणेश डॉक्टर बनने के लिए कई सालों तक धक्का खाते रहे। उस टाइम में बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट हुआ और मैंने ये रिजेक्शन की बात मेरे प्रिंसिपल नीलकंठ विद्यापीठ तलाजा के प्रिंसिपल डॉक्टर दलपत भाई कातरिया और रेवती सरवैया से की और स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर दलपत भाई कटारिया की सलाह पर कानूनी लड़ाई शुरू की। सबसे पहले गुजरात हाईकोर्ट में याचिका लगाई। 2 महीने बाद गणेश हाईकोर्ट में केस हार गए। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में केस दाखिल करने का डिसीजन लिया। 4 महीने में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और एमबीबीएस में एडमिशन के लिए हरी झंडी मिल गई। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जिस वक्त फैसला आया एडमिशन की तारीख खत्म हो गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगले सत्र में एडमिशन का आदेश दे दिया और गणेश के लिए एक सीट रिजर्व कर दी गई। अब पढ़ाई पूरी करने के बाद गणेश बैरैया डॉक्टर बनकर मरीजों का इलाज करने में जुटे हैं। राजस्थान के उदयपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस वायरल वीडियो में पुलिस एक आरोपी को सलवार सूट पहनाकर सड़क पर उसका जुलूस निकाल रही। बदन पर महिलाओं वाला सूट, सूट पर दुपट्टा, गले में तख्ती और तख्ती पर लिखा है मैं रेपिस्ट हूँ, मैं बलात्कारी हूँ। जिस शख्स का पुलिस सड़क पर जुलूस निकाल रही है उस पर 9 साल की बच्ची के साथ हैवानियत का आरोप है। ये शख्स एक महिला के साथ लिव इन में रहता था। उस महिला की 9 साल की बच्ची है और इस दरिंदे ने उसी बच्ची के साथ दरिंदगी की। 9 साल की वो बच्ची इस दरिंदे को अपना पिता कहती थी, लेकिन फिर भी इसने हैवानियत की हदों को पार कर दिया। यूपी के बलरामपुर में हुए भीषण हादसे में 3 लोग जिंदा जल गए, जबकि कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया। यह हादसा तब हुआ जब बस और ट्रक में भिड़ंत हो गई, जिसके बाद बस बिजली के खंभे से टकराई और उसमें आग लग गई। बस में आग लगते ही अफरा तफरी मच गई, चूँकि बस में करीब 60 लोग सवार थे। बताया गया कि हादसे के बाद लोग शीशे तोड़कर जैसे तैसे बाहर निकले। घटना के बाद मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान यात्रियों ने बस ड्राइवर के नशे में होने का आरोप लगाया।
दारू पी के चला रहे थे और हर जगह पे कम से कम 4 या 5 बार रोके होंगे और शराब पी होगी उन्होंने। ये बस नेपाल बॉर्डर के पास सोनौली से दिल्ली जा रही थी, लेकिन बीच में ही ये हादसा हो गया। आज राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस है। 41 साल पहले हुई भोपाल गैस त्रासदी की याद में 2 दिसंबर को नेशनल पोल्यूशन डे घोषित किया गया था, ताकि ये तारीख हमें ये याद दिलाती रहे मानव जनित प्रदूषण कितना जानलेवा हो सकता है। अच्छी बात यह रही कि देश में भोपाल जैसी कोई गैस त्रासदी तो नहीं हुई, लेकिन आज की तारीख में दिल्ली, मुंबई समेत देश के तमाम शहरों में बढ़ता प्रदूषण भोपाल गैस त्रासदी से भी बड़ा खतरा बन चुका है। शहर की हवा में घुला ये जहर अब धीरे धीरे लाखों लोगों को अपना शिकार बना रहा है। प्रदूषण कितना जानलेवा है ये तो सब जानते हैं, जनता भी और साथ ही सरकारें भी। सुप्रीम कोर्ट भी बीते कुछ दिनों से प्रदूषण के मुद्दे पर गंभीर चिंता व्यक्त कर चुका है, लेकिन शहरों में प्रदूषण कम होना तो दूर, उल्टा बढ़ता जा रहा है, पहले से और घातक होता जा रहा है। यकीन ना हो तो आप ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी की पहचान इंडिया गेट हो या पूरे देश की उम्मीदों का अस्पताल एम्स, ढाला कुआं हो या ITO चौराहा, जगह अनेक लेकिन हालत एक जैसी। हर कहीं जहरीली हवा का घेरा दिखाई देता है। अब एक दूसरी तस्वीर देख लीजिए। ये देश की आर्थिक राजधानी मुंबई है, हाल वही दिल्ली जैसा। मुंबई की हवा में जहर कम नहीं है। दोनों शहरों में ग्रैब की पाबंदियां लागू, जगह जगह पानी का छिड़काव हो रहा है। भारी गाड़ियों की शहर में एंट्री पर बंदिशें लगा दी गई हैं, लेकिन हर कोई जानता है कि ये फौरी इंतजाम है। असल में प्रदूषण की जड़ कुछ और ही है, जिससे निपटने पर किसी का ध्यान नहीं। दक्षिण मुंबई का ये मरीन ड्राइव इलाका, जो कि मुंबई की खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन खराब हवा की गुणवत्ता का असर तस्वीरों में भी देखा जा सकता है। इस वक्त मुंबई की हवा खराब से बेहद खराब की श्रेणी में आता है। दिल्ली की बदहाली के लिए नेता और सरकारें पंजाब, हरियाणा और यूपी में जलती पराली को गुनहगार बता देते हैं, लेकिन मुंबई की हवा को कहां की पराली जहरीला बना रही है, इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं। दिल्ली में प्रदूषण के मुद्दे पर सियासत नई बात नहीं है। जो पार्टी सत्ता में होती है वो अक्सर विपक्ष को बढ़ते प्रदूषण का जिम्मेदार ठहराकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेती है, और यही वजह है कि विपक्ष के नेता प्रदूषण के मुद्दे पर संसद में बहस की मांग कर रहे हैं। हमारे जो मुद्दे हैं उनमें पोल्यूशन है, और हम लोगों ने इस बात को BSc में सर्वदलीय बैठक में हर जगह उठा दिया कि पोल्यूशन इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंसर्न ऑफ आवर्स। देश की राजधानी में जो सांस हम ले रहे हैं वो जहरीली सांस है, और ये देश का प्राथमिक एजेंडा बनना चाहिए कि कैसे हम क्लीन एयर प्रोवाइड करें। ये राइट टू क्लीन एयर हमारा अधिकार है। सांस लेना दूभर हो गया है, सांस लेना मुश्किल हो गया है, जहर हवा के अंदर घुस गया है। औद्योगिक इकाइयां जिस प्रकार से प्रदूषण फैलाती हैं उनके ऊपर आपका नियंत्रण नहीं है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड चेकिंग के नाम के ऊपर क्या क्या करता है सबको पता है। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट में प्रदूषण से जुड़ा हुआ एक दिलचस्प मामला पहुंचा, जहां एक शख्स ने दिल्ली में जहरीली हो चुकी हवा की दलील देते हुए जमानत की अपील दाखिल की है। हत्या के आरोप में जेल में बंद मोहम्मद शौकत नाम के कैदी ने प्रदूषण की वजह से सेहत बिगड़ने की दलील दी। शौकत ने हाईकोर्ट को बताया कि वो TB से पीड़ित है और दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से उसकी सेहत पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। कोर्ट ने कैदी की मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद ये माना कि उसे साफ हवा और नियमित इलाज की जरूरत है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर शौकत को 15 दिनों की अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया है। विशाखापट्टनम में कैलाशगिरी पहाड़ी पर भारत का सबसे लंबा ग्लास ब्रिज तैयार हो गया है। 7 करोड़ रुपए से बना ये स्काई वॉक इस बार साल के आखिर की छुट्टियों में आकर्षण का केंद्र रहेगा। समुद्र से करीब 1000 फीट ऊपर इस ग्लास ब्रिज पर पर्यटकों को हवा में तैरने जैसा एहसास मिलेगा। आसपास का 360 डिग्री नजारा इसकी सबसे बड़ी खूबी है। ब्रिज के एक तरफ से दूर तक फैली बंगाल की खाड़ी तो दूसरी तरफ विशाखापट्टनम का नजारा देखने के लिए मिलेगा। ग्लास ब्रिज की लंबाई 55 मीटर है। इसे बनाने में 7 करोड़ की लागत आई है। स्काईवॉक में 40 मिलीमीटर मोटा ग्लास लगाया गया है जो जर्मनी से आया है। ब्रिज को 40 टन रीइंफोर्स्ड स्टील से सपोर्ट दिया गया है ताकि तेज हवाओं में मजबूती बनी रहे। ग्लास स्काईवॉक पर घूमने का टिकट 300 रुपए रखा गया है। ये ब्रिज पर्यटकों के लिए सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहेगा।
ग्लास ब्रिज पर एक बार में 30 से 40 लोग जा सकते हैं, जिन्हें 15 मिनट ब्रिज पर घूमने का वक्त मिलेगा। और अब आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। अब आप कोई नया फोन लेने जाएंगे तो उसमें गूगल से जुड़े ऐप्स के साथ भारत सरकार का एक नया ऐप पहले से जुड़कर आएगा, जिसका नाम है संचार साथी ऐप। आप चाहें या ना चाहें, ये ऐप आपको एक बार तो इस्तेमाल करना ही होगा। बस इसी बात को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। सरकार ने मोबाइल कंपनियों को अपने नए फोन्स में इस ऐप को पहले से ही इंस्टॉल करने का आदेश दिया है। सरकार की दलील है कि इस ऐप से चोरी किए गए फोन पकड़े जाएंगे, फ्रॉड मोबाइल कनेक्शन को पकड़ने में भी मदद मिलेगी, स्पैम कॉल्स रुकेंगे। जबकि विपक्ष कह रहा है कि ये सरकार की चाल है, वो इस ऐप को जबरदस्ती डाउनलोड कराकर लोगों का डेटा इकट्ठा करने का काम कर रही है। इस फसाद की जड़ बना भारत सरकार के दूरसंचार विभाग का एक आदेश, जिसमें कहा गया 90 दिनों के अंदर भारत के सभी नए फोन्स में संचार साथी ऐप होना जरूरी है और जो फोन पहले से बन गए हैं उनमें अपडेट लाकर इसे कैसे भी करके डाउनलोड करवाएं। अब इस एक आदेश के बाद विपक्ष बिखर गया। कांग्रेस के नेता जासूसी के आरोप लगाने लगे। It's not just snooping on the telephones, it's overall turning this country into a dictatorship. The government is trying to put a surveillance on entire people of this country. विपक्ष की तरफ से पैदा की गई आशंकाओं का जवाब देने केंद्रीय दूरसंचार मंत्री खुद आए। ना कोई स्नूपिंग है, ना कोई कॉल मॉनिटरिंग है, कस्टमर प्रोटेक्शन की बात है और हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि संचार साथी पोर्टल को 20 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया और इससे 1 करोड़ 75 लाख धोखाधड़ी वाले मोबाइल कनेक्शन हटे हैं। अब आपको संचार साथी ऐप के बारे में थोड़ा विस्तार से बताते हैं और विपक्ष कौन से मुद्दे को पकड़कर बैठा है ये भी आगे आपको बताएंगे। तो संचार साथी ऐप इसी साल जनवरी में लॉन्च हुआ था। उसमें पहले ये पोर्टल के तौर पर काम करता था। इस ऐप के जरिए आप फर्जी कॉल रिपोर्ट कर सकते हैं, साथ में खोए हुए मोबाइल फोन की रिपोर्ट भी हो सकती है। मोबाइल की पहचान बताने वाले IMEI नंबर को पहचान सकते हैं। ये तमाम फायदे हैं इसके। अब सरकार ने जब से नए फोन्स में से इंस्टॉल करना जरूरी कर दिया है, तब से इस पर बवाल भी मचा हुआ है, क्योंकि बाकी ऐप्स की तरह इस ऐप के पास भी आपकी कॉल डिटेल, आपके फोन की तस्वीरें, आपके फोन का डेटा सब होगा। और विपक्ष को इसी बात से एतराज है। विपक्ष का कहना है कि फर्जी फोन पकड़ने की बात तो सही है, लेकिन इसे जबरदस्ती डाउनलोड करवा कर रखना कौन सी वाजिब बात है। उपयोगी हो सकता है, लेकिन हर व्यक्ति की मर्जी पे ये डाउनलोड होनी चाहिए। ये नहीं कि सब कुछ सरकार की तरफ से कंपल्सरी हो जाए। दूरसंचार विभाग के फैसले की तुलना विपक्ष ने रूस और नॉर्थ कोरिया से कर दी। सरकार हर एक के मोबाइल में क्या खोजबीन करना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं है सरकार किम जोंग के रास्ते पे चल रही हो? सरकार इतनी इनसिक्योर क्यों? शायद दुनिया में रूस एकमात्र देश है, उसने भी हाल में इंस्टॉल किया। इतने सवाल जब एक साथ उठे तो सरकार ने आकर कहा कि अगर आप ऐप चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपको संचार साथी इस्तेमाल नहीं करना है तो डिलीट कर दो। ऑब्वियसली डिलीट कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरकार की सफाई के बाद कहीं जाकर विपक्ष इस मुद्दे पर नर्म पड़ा। लेकिन असली सवाल अब यहां से शुरू होता है। सवाल ये कि अगर फोन में एक बार वो ऐप आ गया तो क्या आपका सारा डेटा सरकार के पास चला जाएगा? और ऐप डिलीट करने के बाद भी क्या ऐसा हो सकता है कि कोई आपका डेटा लेता रहे? इन तमाम सवालों के जवाब के लिए हमने एक्सपर्ट से बात की है। पहला सवाल यही था कि ऐप से सरकार के पास क्या क्या डेटा चला जाएगा। जवाब में पता चला आपके कैमरा, कॉल लॉग्स, टेलीफोन, आपके जो स्टेटस है, SMS, स्टोरेज और बहुत सारी जानकारियों को जरूरी तौर पर हासिल करता है। सरकार के मुताबिक ऐप डिलीट भी कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या ऐप डिलीट करने के बाद भी डेटा जा सकता है? जवाब है नहीं। लेकिन अगर ऐप ने पहले से कुछ बैकग्राउंड सर्विस या प्रोफाइल इंस्टॉल की हो तो वो डेटा भेजती रह सकती है। क्या डिलीट ऐप से भी जासूसी हो सकती है? जवाब है नहीं। जासूसी तभी संभव है अगर ऐप ने सिस्टम में कोई छिपा कंपोनेंट इंस्टॉल कर दिया हो। आशंकाओं और आरोपों के बीच फिलहाल एक सत्य यही है कि संचार सारथी ऐप नए फोन में लागू हुआ ही आएगा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है इमरान खान से जुड़ी हुई। पाकिस्तान से बताया जा रहा है कि इमरान खान जिंदा हैं। दरअसल बहन उज़्मा जेल में मुलाकात उन्होंने की है। इमरान खान से मिलकर वो जेल से बाहर आई।
अदियाला जेल में दोनों की 20 मिनट तक ये मुलाकात हुई है और बाहर निकलकर उस्मा ने कहा कि भाईजान बेहद गुस्से में हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर। ठीक है, मगर फिर भी वो बड़े गुस्से में थे, कहते हैं कि हमें ये मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं और सारा दिन कमरे में बंद, थोड़ा सा बाहर जब निकल सकते हैं, कोई किसी से कम्युनिकेशन नहीं। कहते हैं ये आसिम मुनीर जिम्मेदार है, ये सब कुछ हो रहा है। बाकी कितनी देर मुलाकात रही है मैडम आपकी? डिटेल में बात। अच्छा, सेहत उनकी ठीक है? मैडम इतना बताइएगा कि खान साहब की सेहत कैसी है, वो कैसे लगे आपको, क्या बात की उन्होंने? सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मगर जिंदगी वो उन्होंने बड़े गुस्से में थे, कहते हैं कि हमें ये मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं और सारा दिन कमरे में बंद, थोड़ा सा बाहर जब निकल सकते हैं, कोई किसी से कम्युनिकेशन। अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के महोबा में मनचले को छात्राओं ने ऐसा सबक सिखाया कि देखने वालों के होश उड़ गए। मामला शहर के शक्तिनगर कॉलोनी का है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। छेड़छाड़ से परेशान छात्राओं ने मनचले को सरेआम सबक सिखाया। बीच सड़क लात घूंसों और चप्पलों से पिटाई कर दी। वीडियो में साफ दिख रहा है कि छात्राएं मर्दानी बनकर मनचले को पीट रही हैं और वो मुंह छिपाते नजर आ रहा है। हाथ जोड़कर छोड़ने की गुहार लगा रहा है, लेकिन छात्राएं पीछे हटने को तैयार नहीं। युवक पर आरोप है कि वो कोचिंग और स्कूल आते जाते छात्राओं का पीछा करता था, उनको परेशान करता था, छात्राओं के मोबाइल पर अश्लील और भद्दे मैसेज भेजता था। बताया जा रहा है कि छात्राएं कोचिंग से लौट रही थी, तभी युवक ने अभद्र टिप्पणी कर दी। बस फिर क्या था, छात्राओं का धैर्य टूट गया और बीच सड़क पर बाल पकड़कर उसकी जमकर पिटाई शुरू कर दी। यूरोप के देश बुल्गारिया में एक रैली के दौरान हिंसा भड़क उठी। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया में सरकार के ड्राफ्ट बजट का विरोध करने के लिए लोग सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने डंडों और कुर्सियों से दुकानों में जमकर तोड़फोड़ की। आंदोलन कर रहे लोगों ने कूड़े के कंटेनरों में आग लगा दी। पुलिस पर पत्थरबाजी और कुर्सी फेंककर प्रदर्शनकारियों ने खूब हंगामा किया। हिंसा भड़कती देख पुलिस ने लोगों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया में सरकार के ड्राफ्ट बजट का कई दिन से विरोध हो रहा है। सरकार ने अब कहा है कि वो इस बजट को वापस ले रही है। आज संसद के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन था, लेकिन एसआईआर को लेकर हंगामा पहले दिन की तरह ही जारी रहा। विपक्ष ने साफ कहा कि जब तक चर्चा नहीं होती तब तक कार्यवाही नहीं चलने दी जाएगी। सुबह 10 बजते ही मकर द्वार पर विपक्ष ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस प्रदर्शन में राहुल खड़गे के साथ सोनिया और प्रियंका भी शामिल हुई। इस दौरान स्पीकर ओम बिरला वहां से निकलते हुए दिखाई दिए, तभी प्रियंका गांधी ने उन्हें रोका और कुछ बात की। 11 बजे जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष ने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिसके चलते कुछ ही देर में कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। सदन की कार्यवाही आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। कार्यवाही दोपहर 12 बजे फिर से शुरू हुई, लेकिन हंगामा खत्म नहीं हुआ, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री भड़क गए। हारने से बौखलाहट होकर के गुस्सा आप यहाँ पार्लियामेंट में आप पूरा निकालेंगे, ये तो ठीक नहीं है। हंगामे के चलते कार्यवाही को एक बार फिर स्थगित करना पड़ा और जब 2 बजे कार्यवाही शुरू हुई तो भी विपक्ष हंगामा और नारेबाजी करता दिखाई दिया, जिसके चलते लोकसभा की कार्यवाही को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। देखिए, अब उम्मीद है कि कल से संसद का सत्र बिना हंगामे के चलेगा, क्योंकि अब ये बात तय हो गई है कि अगले मंगलवार और बुधवार को लोकसभा में इलेक्टोरल रिफॉर्म पर चर्चा की जाएगी। सूत्र बता रहे हैं कि सरकार ने चर्चा के लिए विपक्ष से 3 मुद्दे मांगे थे, लेकिन विपक्ष ने साफ कहा कि उसका एक ही मुद्दा है और वो है चुनाव सुधार। हम क्यों जिम्मेदारी की चर्चा नहीं हो रही है? हम चर्चा मांग रहे हैं, हम तो पिछले सेशन से चर्चा मांग रहे हैं, ये करने के लिए राजी नहीं है किसी भी चीज पे। विपक्ष की मांग है कि हर साल में बुधवार को लोकसभा में और गुरुवार को राज्यसभा में एसआईआर पर चर्चा होनी चाहिए और उसके बाद अगर सरकार किसी मुद्दे पर चर्चा कराना चाहती है तो वो इसके लिए तैयार है।
सुलह की कोशिश को लेकर दोपहर 3 बजे लोकसभा की बीएसी की बैठक हुई। बैठक में स्पीकर ओम बिरला ने भरोसा दिया कि 1 हफ्ते के अंदर चर्चा कराई जाएगी, लेकिन विपक्ष को भरोसा नहीं हो रहा। सत्र पे भी वो बोले थे कि हाँ हम डिस्कस करेंगे बाद में। अच्छा। कब हम बोलेंगे बाद में जी। लेकिन वो किया नहीं। इस बार भी वही तरीका चला रहा है काल से कि हाँ हम करेंगे, लेकिन कब करेंगे ये नहीं बोलेंगे। अब सूत्र बता रहे हैं कि सोमवार को संसद में पहले वंदे मातरम पर चर्चा होगी और फिर मंगलवार को चुनाव सुधार पर चर्चा की जाएगी। यूपी से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बरेली में एसआईआर में जुटे बीएलओ अजय अग्रवाल की मौत हो गई है। शिक्षक अजय अग्रवाल की मौत की वजह ब्रेन हेमरेज बताया जा रहा है। बरेली के एमपी इंटर कॉलेज में शिक्षक के पद पर कार्यरत थे अजय अग्रवाल, जिनकी संदिग्ध मौत, हालांकि वजह जो फिलहाल सामने आ रही है वो ब्रेन हेमरेज से मौत होने की बात कही जा रही है। और अब वो खबर जिसे सुनकर हर भारतीय का सिर शान से उठ जाएगा। आईआईटी रुड़की के प्लेसमेंट समिट में कई विदेशी कंपनियों ने छात्रों को करोड़ों रुपए का पैकेज ऑफर किया है। छात्रों के सालाना पैकेज सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। आईआईटी रुड़की के छात्रों को इस बार 90 लाख से 3 करोड़ तक सालाना सैलरी का ऑफर हुआ है। अमेजॉन, अमेरिकन एक्सप्रेस, एनवीडिया और गूगल जैसी बड़ी कंपनियों ने ये ऑफर दिए हैं। आईआईटी रुड़की के मुताबिक इस साल 1701 छात्र प्लेसमेंट में भाग ले रहे हैं। पहले दिन ही आईआईटी रुड़की के 436 छात्रों को प्लेसमेंट ऑफर मिले हैं। पिछले साल आईआईटी मद्रास के एक छात्र को 4 करोड़ 30 लाख रुपए का ऑफर मिला था, जो रिकॉर्ड है। इस साल देश के तमाम आईआईटीज ने 20 कंपनियों को प्लेसमेंट समिट में भाग लेने से बैन कर दिया है। ये वो कंपनी है जिन्होंने पिछली बार छात्रों को नौकरी का ऑफर तो दिया था, लेकिन बाद में उसे रद्द कर दिया था। देखिए, देश में इस वक्त राजनीतिक बहस के लिए कई बड़े मुद्दे हैं, लेकिन नेता एक पालतू कुत्ते को लेकर आपस में भिड़ गए हैं। ये वही कुत्ता है जो कल संसद परिसर में नजर आया था। सोमवार को कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी जिस कार में बैठकर संसद भवन पहुंची थी, उसी कार में ये कुत्ता नजर आया था। इस वीडियो के सामने आने के बाद बीजेपी के सांसद जगदम्बिका पाल ने इस पर सवाल उठा दिए थे, जिस पर अब राहुल गांधी ने जवाब दिया है। कल क्या कर दिया बेचारे कुत्ते ने? यहाँ आया था, यही अलाउड नहीं है। Well, I mean, I guess these are the things that India is discussing these days. विवाद इतना बढ़ा कि बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पर बात होने लगी। कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट में भी डिस्कशन करती है तो किस पर करती है? डॉग्स, नॉट ऑन प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। रेणुका चौधरी के उस बयान पर भी विवाद हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनका ये कुत्ता काटता नहीं है, बल्कि काटने वाले तो संसद के अंदर बैठे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस मिसाइल ने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए थे, जिसकी मारक क्षमता की चर्चा पाकिस्तान की संसद में हुई, दुनिया के कई देश जिस मिसाइल को खरीदने के लिए भारत से हाथ मिला रहे हैं, उसी ब्रह्मोस मिसाइल के अपडेट वर्जन का सफल परीक्षण किया गया। इसकी जद में अब पाकिस्तान का हर कोना है। 3, 2, 1। ये मिसाइल दिल्ली से उड़ेगी तो एक उड़ान में पाकिस्तान को पार कर जाएगी। पाकिस्तान के किसी भी कोने में दुश्मन के अड्डे को तबाह करने में सक्षम है, क्योंकि इसकी मारक क्षमता बढ़कर 800 किलोमीटर से ज्यादा हो गई है। भारतीय सेना ने बंगाल की खाड़ी में लंबी दूर तक मार करने वाली इस मिसाइल का सफल कॉम्बैट लॉन्च किया है। अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल ने बंगाल की खाड़ी में 3457 किलोमीटर से ज्यादा की रफ्तार से उड़ान भरी और दूर समंदर में बने टारगेट को भेद दिया। निशाना बिल्कुल सटीक था, ठीक वैसे जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुश्मन के 11 एयरबेस को तबाह किया था। पाकिस्तान पार जाकर टारगेट भेदने की ताकत रखती है। ये लॉन्च सिर्फ टेस्ट नहीं था, बल्कि युद्ध जैसी स्थिति में भारत की मिसाइल ताकत दिखाने का एक मौका भी था। ब्रह्मोस मिसाइल इसलिए खास है, हल्की, तेज और घातक है। जमीन, समुद्र और हवा से मार करने में भी ये सक्षम है। देखिए, 2005 में जब ब्रह्मोस मिसाइल भारतीय सेना में शामिल हुई तो उस वक्त इसकी रेंज 290 किलोमीटर तक ही थी। 2016 में भारत के MTCR यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में शामिल होने के बाद इसकी रेंज बढ़ाकर करीब 500 किलोमीटर की गई। लेकिन अब यानी दिसंबर 2025 को सफल टेस्ट के बाद भारत के पास 800 किलोमीटर का कॉम्बैट लॉन्ग रेंज वर्जन आ गया है। ब्रह्मोस का इस्तेमाल थल सेना, जल सेना और वायु सेना करती है।
ब्रह्मोस की ताकत देखकर इंडोनेशिया इसे खरीदना चाहता है। पिछले हफ्ते इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इंडोनेशिया भारत से $450 मिलियन की डील कर सकता है, तो वहीं वियतनाम $700 मिलियन का सौदा करने की तैयारी में है। देखिए, 2022 में फिलीपींस ब्रह्मोस मिसाइल की डील पहले ही कर चुका है। अगली खबर का रुख करते हैं। यूपी के बरेली में मौलाना तौकीर रजा के करीबियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी है। तौकीर रजा के करीबी रहे व्यक्ति के अवैध बारात घर पर कार्रवाई की गई है और बुलडोजर की मदद से बारात घर को जमींदोज कर दिया गया। हालांकि इससे पहले बुलडोजर के पहुंचते ही लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया था, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने उन्हें शांत कराया और फिर कार्रवाई शुरू की गई। यहाँ पर अवैध निर्माण के खिलाफ डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें सुरक्षा के दृष्टिगत यहाँ पर पुलिस फोर्स डिप्लॉयड है। अवैध मैरिज हॉल के मालिक उसी मौलाना तौकीर रजा का करीबी है, जिसकी जहरीली तकरीर की वजह से बरेली में हिंसा हुई थी। हालांकि विरोध की वजह से काफी देर तक बुलडोजर एक्शन रुका रहा, लेकिन बाद में प्रशासन ने कार्रवाई की और बारात घर को जमींदोज कर दिया। दिल्ली में ब्लास्ट करने वाले आतंकी उमर को टेक्निकल सपोर्ट देने वाले 20 साल के आतंकी दानिश के फोन से बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी दानिश के फोन की डिलीट हिस्ट्री से कई अहम खुलासे हुए हैं, कई अहम सबूत मिले हैं। उसके फोन से ड्रोन्स की दर्जनों तस्वीरें मिली जो उसने डिलीट कर दी थी। जिन ड्रोन्स की तस्वीरें वो अपने पास रखता था, ठीक वैसे ही ड्रोन आतंकी संगठन हमास भी इस्तेमाल करता है। पूछताछ में पता चला कि दानिश हमले के लिए ऐसे ड्रोन बना रहा था जो हल्के हों, साथ में वो 25 किलोमीटर तक की रेंज में हमला कर सके। दानिश के फोन से ड्रोन की तस्वीरों के अलावा रॉकेट लॉन्चर की भी तस्वीरें मिली हैं। देखिए, साथ में ऐसे कई वीडियो मिले जिसमें ड्रोन के अंदर विस्फोटक लगाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। ये वीडियोस एक संदिग्ध ऐप के जरिए दानिश तक पहुंच रही थी। अब फोन की जांच के बाद केस और आगे बढ़ा है। बात महाराष्ट्र की, जहां रायगढ़ में निकाय चुनाव के दौरान जमकर बवाल हो गया। नवे नगर इलाके में शिवसेना, शिंदे गुट और अजीत पवार की पार्टी एनसीपी के समर्थक आपस में भिड़ गए, जिसके बाद वहां गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू हो गई। हालांकि वहां मौजूद पुलिस वालों ने कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ता नहीं माने और वहां खड़ी कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। हंगामा तब शुरू हुआ जब ईवीएम मशीनें बंद होने की खबर के बाद दोनों ही पार्टियों के समर्थक इकट्ठा हो गए और उनके बीच बहस शुरू हो गई। ये बहस जल्द ही मारपीट में बदल गई। इसके बाद शिंदे गुट के समर्थकों ने एनसीपी के नेता सुशांत जाबरे के समर्थकों की कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। बाद में पुलिस ने दोनों पक्षों को खदेड़कर स्थिति को कंट्रोल किया। राजस्थान के राजसमंद में उस समय पुलिस के हाथ पांव फूल गए जब छानबीन के दौरान विस्फोटक से भरी एक पिकअप गाड़ी पकड़ी गई। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। बताया गया कि इस गाड़ी में इतना विस्फोटक भरा हुआ था कि अगर इसमें ब्लास्ट हो जाता तो करीब 10 किलोमीटर के इलाके में तबाही मच सकती थी। विस्फोटक को अलग अलग कार्टन में पैक कर रखा गया था ताकि किसी को शक न हो। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि ये विस्फोटक कहां से लाया गया था और कहां ले जाया जा रहा था। श्रीलंका में दितवाह तूफान तो आगे बढ़ गया, लेकिन अपने पीछे तबाही के निशान छोड़ गया है। तूफान के बाद आई बाढ़ का कहर जारी है। मुश्किल वक्त में भारत ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। श्रीलंका के कई शहर बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। लोगों का सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन जिंदगी को बचाने की जंग अब भी जारी है। संकट की इस घड़ी में पड़ोसी देश की मदद के लिए भारत ने अपने हेलीकॉप्टर भेजे हैं, जो लगातार बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं। उधर समुद्र के रास्ते भारत की नौसेना के जहाज आईएनएस विक्रांत और आईएनएस उदयगिरी खाने का सामान और दवाइयां लेकर कोलंबो पहुंच चुके हैं। और इसी के साथ ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। आगे रहने के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।